Hello everyone, welcome back. We are back with another lecture video on key personalities of Indian freedom struggle. और आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसने आज़ादी का नक्शा बनाया. Yes, it is no one other than महात्मा गांधी, the architect of India's freedom. महात्मा गांधी एक एंटी कोलोनियल नेशनलिस्ट एंड पॉलिटिकल एथिसिस्ट थे. कोलोनियल मतलब किसी एक देश की हुकूमत दूसरे देश पर चलना, और उस समय इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी था जो महात्मा गांधी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था. वो पॉलिटिकल एथिसिस्ट थे, मतलब वो राजनीति में नैतिकता पर, मॉरल वैल्यूज को तरजीह देते थे. उनके नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, जिसे सत्याग्रह कहा जाता था, उसने इंडियंस की आज़ादी के स्ट्रगल में एक पिविटल यानी इम्पॉर्टेंट किरदार निभाया. उन्होंने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स को जोड़ा, जिसमें इंडिया भर से मासेस इकट्ठा हुए और एक दूसरे में जुड़ गए. गांधी जी की दूरदृष्टि यानी विजन केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं थी. उन्होंने सोशल इक्वालिटी यानी समाज में सबके एक जैसे अधिकार, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस मतलब इंडियंस की आत्मनिर्भरता पर, और मॉरल अपलिफ्टमेंट मतलब उन्होंने इंडियंस का मनोबल, कॉन्फिडेंस बढ़ाया. तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर, गुजरात में हुआ था. इन्होंने लंदन से लॉ की पढ़ाई पूरी करी और बैरिस्टर बन गए. तो बैरिस्टर उन लोगों को कहते हैं जिनके पास किसी और देश जैसे लंदन, अमेरिका की लॉ डिग्री होती है. अब जिन लोगों को इंडिया में लॉ की डिग्री मिलती है उन्हें क्या कहते हैं, आप कमेंट में बताइए. बैरिस्टर बन जाने के बाद देन 1893 में ये साउथ अफ्रीका गए, जहां इन्हें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा. डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव. साउथ अफ्रीका में इन्होंने एज अ एक्टिविस्ट बहुत से काम किए, और इनके साउथ अफ्रीका में मिले अनुभवों, एक्सपीरियंसेस ने इनकी नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस जैसी विचारधारा को आकार दिया. नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस के थ्रू नागरिक बिना गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाए, बिना तोड़फोड़ किए सरकार का विरोध करते थे, और इसी को सत्याग्रह भी कहते थे. इन्होंने 1894 में नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी, जिसने इंडियंस के विरुद्ध हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई. बाद में इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपार्थीड का भी विरोध किया. अपार्थीड एक ऐसा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेशियल सेग्रीगेशन था जिसमें वाइट्स के लिए अलग राइट्स एंड लॉज थे, वहीं कलर्ड पीपल लाइक ब्लैक एंड ब्राउन के लिए अलग लॉज थे. अपार्थीड बेसिकली जो है वो वाइट्स को ज़्यादा प्रिविलेजेस देता था ओवर ब्लैक एंड ब्राउन. फिर 1903 से 1905 तक इन्होंने साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर चलाया, जो कि नेटल इंडियन कांग्रेस की ही आवाज़ था. इस अखबार के ज़रिए लोगों में साउथ अफ्रीका में हो रहे इंडियंस पर अन्याय के बारे में जागरूक किया गया. लोगों को बताया गया कि इंडियंस के विरुद्ध क्या हो रहा है साउथ अफ्रीका में, और इसी के ज़रिए नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस का भी प्रचार हुआ. देन इन्होंने 1906 से 1914 तक साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह कैंपेन चलाया. गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह 1906 में लॉन्च किया, जिसमें साउथ अफ्रीका में रह रहे इंडियंस ने एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया, और इस रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग हर इंडियन को अपने साथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हर टाइम कैरी करना था, विच वॉज नॉट द केस विद द वाइट्स. इसके बाद गांधी जी और उनके साथियों ने इस लॉ का पालन करने से मना कर दिया और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, और फिर इन्हें इनके साथियों के साथ सरकार ने जेल में डाल दिया. देन इन्होंने 1913 में वोल्क्सरस्ट सत्याग्रह चलाया, जिसमें इंडियन माइनर्स की हार्श वर्किंग कंडीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ, और इसमें भी लोगों को अरेस्ट करके सजा दी गई. आखिरकार 1914 में इंडियन रिलीफ एक्ट पास हुआ, जिसमें सालों के नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस एंड बातचीत के बाद इंडियंस को साउथ अफ्रीका में कुछ रिलीफ मिली. गांधी जी के साउथ अफ्रीका में सक्सेसफुल एक्टिविज्म एंड पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट ने ये साबित किया कि अहिंसा यानी नॉन वायलेंस और सिविल डिसोबीडियंस कॉलोनियल रूल को चैलेंज कर सकता है. ये तो थी गांधी जी की साउथ अफ्रीका की कहानी. अब बात करते हैं कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में गांधी जी का क्या रोल था, क्या भूमिका थी. गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस 1915 में लौटे और जल्द ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर बन गए. उनका तरीका बहुत ही सरल था. उन्होंने पीसफुल रेसिस्टेंस यानी शांतिपूर्वक विरोध करना, मास मोबिलाइजेशन मतलब
बड़ी संख्या में लोगों को एक मकसद के लिए जोड़ना, मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन, सही और गलत के फ़र्क को समझना जैसी विचारधारा के साथ लीड किया। अब उन प्रोटेस्ट यानी विरोध के बारे में जानते हैं जिन्हें इंडिया में गांधी जी ने खुद लीड किया। तो सबसे पहले इन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया। ये इंडिया का पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था जिसे लीड गांधी जी ने खुद किया। बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में किसानों से ज़बरदस्ती उनके 15% लैंड एरिया पर तिनकथिया सिस्टम के तहत इंडिगो ग्रो करवाई जा रही थी, जिसकी वजह से वहाँ के किसान ठीक से फूड क्रॉप्स नहीं ग्रो कर पा रहे थे और ब्रिटिश हुकूमत इंडिगो के लिए बहुत कम पैसे देती थी। इससे परेशान होकर चंपारण के लोगों ने गांधी जी से रिक्वेस्ट करी कि वो उनकी समस्या का समाधान निकाले। फिर गांधी जी 1917 में चंपारण पहुंचे और फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन के खिलाफ पब्लिक के साथ प्रोटेस्ट किया और आखिर में ब्रिटिश हुकूमत ने अपने घुटने टेक दिए और फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन पर रोक लग गई। फिर 1918 में इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह लॉन्च किया। ये मूवमेंट गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में चला था और इसमें गांधी जी ने उन किसानों के लिए प्रोटेस्ट किया जो फेमाइन यानी अकाल, प्लेग और एपिडेमिक की वजह से टैक्स नहीं भर पा रहे थे। 1917-1918 के बीच खेड़ा के किसानों की फसल अच्छी नहीं हुई, जिसके बाद भूख और बीमारी बढ़ने लगी। पर ब्रिटिश हुकूमत, जो कि वैसे भी लंबा कर वसूलती थी, वो टैक्स कम करने को तैयार नहीं थी और फिर गांधी जी ने इसी अनफेयर टैक्स के विरोध प्रोटेस्ट किया। देन 1920 से लेकर 1922 के बीच में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया और ब्रिटिश रूल से सेल्फ गवर्नेंस, स्वराज की डिमांड करी। इस मूवमेंट में इंडियंस ने ब्रिटिश गुड्स, इंस्टीट्यूशंस, सर्विसेज का बॉयकॉट किया। लोगों ने लोकल चीज़ें खरीदना शुरू करी, लोकल फैक्ट्रीज को सपोर्ट किया और कई सारे इंडियन रेवोल्यूशनरीज ने स्कूल्स एंड कॉलेजेस स्टार्ट किए टू सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रूल और कई इंडियंस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट जॉब से इस्तीफा दे दिया। 1930 से लेकर 1934 तक गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया और इसमें ब्रिटिश रूल के सॉल्ट टैक्स एंड मोनोपोली के अगेंस्ट मास प्रोटेस्ट हुए। 12 मार्च 1930 महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया और साबरमती आश्रम से कोस्टल टाउन दांडी तक पैदल गए। समुंदर के किनारे पहुंचकर इंडियंस के साथ नमक बनाया और ब्रिटिश रूल का नमक कानून तोड़ा। 1942 में इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसमें इन्होंने ब्रिटिशर्स से डिमांड करी कि वो इंडिया को छोड़े और इंडिया को सेल्फ रूलिंग स्टेट बनाए बाय गिविंग इट इट्स इंडिपेंडेंस। बट ये जो 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट था वो कई कारणों से फेल हो गया। इसमें सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी और इसको सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स ने सपोर्ट नहीं किया और ब्रिटिश रूल ने इसे ब्रूटली रिप्रेस कर दिया। बट इवेंचुअली इंडिया को आज़ादी 1947 में मिली। गांधी जी ने अपने मूवमेंट्स में कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स चलाए, लाइक स्वदेशी मूवमेंट, वो भी पीसफुल मैनर में, टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट। उन्होंने ब्रिटिशर्स को साबित किया कि इंडिया को ब्रिटिशर्स की ज़रूरत नहीं है, इंडियंस आर केपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स, इंडियंस खुद को गवर्न कर सकते हैं, इंडियंस खुद की सरकार बनाकर अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब गांधी जी के भारतीय समाज को लेकर क्या विचार थे? तो गांधी जी एक ऐसे समाज सुधारक थे जो भारतीय समाज की बुराइयों को हटाना चाहते थे, लाइक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, और वो महिलाओं के अधिकार, एजुकेशन फॉर ऑल एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन जैसी विचारधारा को प्रमोट करते थे। गांधी जी अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे और इन्होंने इसके विरोध कैंपेन भी किए, पर गांधी जी वर्ना सिस्टम के अगेंस्ट नहीं थे। 1932 में इन्होंने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग को स्थापित किया और इसका मकसद जातिवाद से हो रहे अन्याय को रोकना था। फिर 1933 में इन्होंने हरिजन न्यूज़पेपर शुरू किया, जो कि हफ्ते में एक बार आता था और अनटचेबिलिटी के खिलाफ अवेयरनेस फैलाने का काम करता था। इन्होंने हरिजन सेवक संघ संगठन को इस्टेब्लिश किया, जो दलित लोगों के अपलिफ्टमेंट और उनके मंदिरों में एंट्री के लिए काम करता था। देन ही ऑल्सो स्टार्टेड टेम्पल एंट्री मूवमेंट, जिसमें दलित के मंदिरों में एंट्री करने के राइट्स के लिए प्रोटेस्ट हुए।
उस समय में लोअर क्लासेस के साथ इतना ज़्यादा भेदभाव होता था कि उनकी एंट्री वर्शिप प्लेसेस पर भी बैन थी। गांधी जी के इन प्रयासों के बाद भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी उनको क्रिटिसाइज ही करते थे। रीज़न बीइंग कि गांधी जी ने अनटचेबिलिटी को गलत ठहराया, पर वो जातिवाद के खिलाफ नहीं थे। उनके हिसाब से इंडियन सोसाइटी का वर्ना सिस्टम गलत नहीं था। देन गांधी जी ने इंडिया की आज़ादी के आंदोलन में महिलाओं को इंक्लूड किया और उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया। हालांकि उनके जो विचार थे वो ज़्यादातर पेट्रियार्कल थे। पेट्रियार्कल एक ऐसा समाज या एक ऐसी विचारधारा होती है जिसे पुरुष चलाते हैं, और गांधी जी महिलाओं को पवित्रता और बलिदान का प्रतीक समझते थे। महिलाओं का सम्मान भी करते थे एंड ही वॉज अ फेमिनिस्ट एज वेल। कह सकते हैं कि उनके जेंडर को लेकर विचार कॉम्प्लेक्स थे, पर इस बात को भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि उनका ये भी मानना था कि महिलाओं की सत्याग्रह एंड सोशल रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स में बड़ी भूमिका थी। गांधी ये मानते थे फिजिकल डिफरेंस के बावजूद मेन एंड विमेन आर इक्वल, सब समान है, और उन्होंने महिलाओं की इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी काम किया। अकॉर्डिंग टू हिम महिलाएं इंटेलेक्चुअली एंड मॉरली पुरुषों के बराबर थी और समाज के हर वर्ग में उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। गांधी जी का कहना था कि एजुकेशन, शिक्षा फ्री होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एंड मॉरली अपलिफ्टिंग होनी चाहिए। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो अनुभव दे और उसे ज़िंदगी में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जा सके, मतलब उसे इम्प्लाई किया जा सके, उसका यूज़ किया जा सके। उन्होंने ब्रिटिश स्टाइल एजुकेशन को अपोज किया और वोकेशनल ट्रेनिंग को सपोर्ट किया। वोकेशनल ट्रेनिंग में किसी एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन या ट्रेड के लिए प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाए जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कारपेंट्री, पेंटिंग, प्लम्बरिंग और वेल्डिंग। इन्होंने नई तालीम जैसी फिलॉसफी को डेवलप किया जो कि एजुकेशन का एक ऐसा मॉडल था जो लर्निंग को वर्क से जोड़ता था। नई तालीम में व्यक्ति के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर एम्फेसाइज किया जाता था, उस पर जोर दिया जाता था, और इसमें ऐसे काम सिखाए जाते थे जो व्यक्ति को समाज में करने में काम आए और इसे प्रैक्टिकली करके सीखा जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स लाइक वीविंग, पॉटरी और मेटल वर्क। देन गांधी जी सारे धर्मों को एक समान मानते थे। ही बिलीव कि सारे धर्म एक ही मार्ग, पाथ की तरफ जाते हैं और वो है सच का रास्ता, और सारे धर्मों को अमन से और टॉलरेंस के साथ सोसाइटी में एग्जिस्ट करना चाहिए। और वो ये भी मानते थे कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं होना चाहिए, और उनकी ये विचारधारा अंबेडकर और नेहरू की विचारधारा से अलग थी। यहाँ तक राजनीति को लेकर भी गांधी जी की दृष्टि अलग थी। वो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन चाहते थे, एक ऐसी सोसाइटी जिसमें हर गांव के पास खुद को गवर्न करने की पावर हो। वो ग्राम स्वराज लाना चाहते थे। उन्होंने ब्रिटिश रूल से मिली आज़ादी को केवल छुटकारा नहीं समझा, बल्कि इसे सेल्फ एम्पावरमेंट कहा, मतलब आत्मनिर्भरता। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट हिज इकोनॉमिक व्यूज़, तो गांधी जी विलेज सर्वोदय जैसे कॉन्सेप्ट में बिलीव रखते थे। एक ऐसा आइडियल विलेज वो बताते थे जिसमें विलेजेस को सेपरेटली सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ गवर्निंग बनाया जा सके। वो चाहते थे कि इंडिया के जितने भी गांव हैं वो सेपरेटली इंडिविजुअली सेल्फ सफिशिएंट बने, मतलब वो अपने लिए खुद काम आ सके, वो किसी पर निर्भर ना रहे। इन्होंने लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ पर तरजीह दी। गांधी जी के इकोनॉमिक व्यूज़ काफ़ी यूनिक थे। वो इंडिया को सोशलिस्ट आइडियल्स और रिफॉर्म्ड कैपिटलिज्म के साथ आगे बढ़ते देखना चाहते थे। उनके अनुसार पूंजीपतियों और वेल्दी इंडिविजुअल्स को समाज के ट्रस्टीज़, गार्जियंस की तरह एक्ट करना चाहिए और अपनी संपत्ति को आम जनता के भले के लिए यूज़ करना चाहिए। गांधी जी मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन के पक्ष में नहीं थे और वो सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता पर फोकस करने को बोलते थे। इन्होंने रिसोर्सेज को वेस्ट करने से मना किया, रीयूज एंड रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल को बढ़ावा दिया। ये सिंपल लिविंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बेहतर मानते थे। अब अगर हम गांधी और अंबेडकर की पर्सनालिटीज़ को कंपेयर करें तो दोनों ही समाज में बदलाव लाना चाहते थे, पर दोनों के सिद्धांत और विचारधारा अलग थी और इनके काम करने के तरीके भी अलग थे। गांधी जी अपनी बात रखने के लिए और समाज को सुधारने के लिए प्रोटेस्ट किया करते थे, वहीं अंबेडकर समाज में बदलाव लाने के लिए लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का सहारा लेते थे। वो कानून में बदलाव लाना चाहते थे ताकि समाज
उन्हीं कानूनों पर चले। गांधी जी आज़ादी अंग्रेज़ों से छीनना बेहतर समझते थे, वहीं अंबेडकर लॉज की मदद से आज़ादी लेना चाहते थे। गांधी वर्ना सिस्टम को मानते थे, पर वो इसमें चेंजेस चाहते थे ताकि डिप्रेस क्लासेस को उठाया जाए। वहीं अंबेडकर जातिवाद को पूरी तरह से ख़त्म देखना चाहते थे। उनके हिसाब से लोगों को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, लोगों को इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटीज़, फ्रीडम एंड डिग्निटी मिलनी चाहिए। गांधी जी लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरफेरेंस चाहते थे लोकल लेवल पर, मतलब ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टाइप पॉलिटी को सपोर्ट करते थे। वहीं अंबेडकर स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के हित में थे। उनका मानना था कि पूरे भारत में एक जैसे कानून होने चाहिए। गांधी इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपोज करते थे, वहीं अंबेडकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को पब्लिक इंटरेस्ट के बेहतर इस्तेमाल के लिए एक अच्छा जरिया समझते थे। गांधी का मानना था कि धर्म राजनीति में रास्ता दिखा सकता है, वेराज अंबेडकर सेक्युलर स्टेट चाहते थे, एक ऐसा देश जो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर ना करे बल्कि सारे रिलीजन्स को साथ लेकर चले। जहां गांधी हिंदुइज्म में बदलाव लाना चाहते थे, वहीं अंबेडकर ने हिंदुइज्म की फिलॉसफी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया और दलित्स के अधिकार के लिए संविधान को रास्ता बताया। देन गांधी वेस्टर्न शासन के खिलाफ एक मजबूत हथियार थे और इन्होंने मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला एंड ऑन्ग सैन स्यू की जैसे लीडर्स को अपने देश में आज़ादी की जंग लड़ने के लिए इन्फ्लुएंस किया। ऑल इन ऑल महात्मा गांधी वर्ल्ड हिस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फिगर रहे। इनकी नॉन वायलेंस, नॉन रेजिलियंस एंड फिलॉसफी ऑन ट्रुथ ने ना ही केवल इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट को शेप दिया बल्कि ग्लोबल लेवल पर सिविल राइट्स और जस्टिस को प्रेरित किया। हालांकि उनकी जाति, धर्म और इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था को लेकर जो सोच थी उस पर लोग आज भी डिबेट करते हैं, सवाल उठाते हैं। अंबेडकर और नेहरू के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बावजूद गांधी का सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडिया पर आज भी मौजूद है।